हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट की, जिसमें फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट यूनिट का सेकंड लेक्चर है। इससे अगर आज पहले वाला आपने लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार आप वो देख लीजिए। देन उसके बाद आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी की। तो रेजोनेंस क्या होता है ये मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगी और ट्राई करूंगी कि आपको सिंपल से सिंपल जो तरीका है उससे मैं आपको समझा सकूं कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस बेसिकली होता क्या है? तो रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ ए केमिकल स्पीसीज। तो किसी भी केमिकल स्पीसीज की जो रेजोनेंस है वो एक हाइपोथेटिकल स्टेट होती है in which its electronic structure can be hypothetically represented by two or more resonating structure। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स होता है वो टू और मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ईच डिफरेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बता रहे हैं वो डिफरेंट होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उनका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे उनको हम मतलब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंट होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्पीसीज will not be those to be expected of any of the resonating structures। तो जो प्रॉपर्टीज होती हैं उस स्पीसीज की, उस केमिकल स्पीसीज की, वो जो होती हैं वो नहीं होती हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो इनके दो या दो से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उनमें होंगी। एक्चुअल में वो क्या होती है? बट दे विल बी those to be expected of a combination called a resonance hybrid of them। जो दो या दो से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज हम उस मॉलिक्यूल या उस केमिकल स्पीसीज की कंसिडर करते हैं, मानते हैं। देखिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी केमिकल स्पीसीज है, उसके तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, 1 2 3, और तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम उसका रेजोनेंस जो है वो बता रहे हैं। उसका जो या फिर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम शो करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद उसके तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हम बता दें तो वही उस मॉलिक्यूल्स की होगी, नहीं। तीनों का जो कंबाइन जो हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोल रहे हैं वही उसका एक्चुअल वो होती है, स्टेट होती है। तो जो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, लेकिन जो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है एक्चुअल में वही उसका जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है। और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम रेजोनेंस हाइब्रिड से ही एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम बात करें रेजोनेंस कब होता है, तो रेजोनेंस अकर व्हेनेवर ए मॉलिक्यूल, जब रेजोनेंस होता है व्हेनेवर ए मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंस जब भी होगा जब जो एक मॉलिक्यूल है हम उसको एक मतलब उसका जो स्ट्रक्चर्स है वो मोर देन वन हो, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर से ज्यादा हो और डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट शिफ्टिंग द एटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स का जो एटम है वो शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में अरेंजमेंट होने के बाद जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं। देखिए सपोज कीजिए कि आप बोल रहे हो कि जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है और उनको हमने ऐसे ही अरेंज कर दिया है, लेकिन उनके एटम्स को उठा के इधर से उधर रख दिया और बोल दिया कि वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। नहीं, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं होता है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल है या केमिकल स्पीसीज है उसका जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें चेंज करने पर उनमें दो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं। और रेजोनेंस जब ही होता है जब किसी भी मॉलिक्यूल या स्पीसीज को हम जो है मोर देन वन जो उनके स्ट्रक्चर्स हों, तो टू और दो से ज्यादा जब स्ट्रक्चर्स बनते हैं रेजोनेंस तो उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बोलते हैं। तो ये होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट शिफ्टिंग ऑफ एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल्स
के एटम्स हैं वो शिफ्ट नहीं होते हैं। जैसे एक बात मान के चलिए आप कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, उसमें आप क्या कर रहे हैं कि एक हाइड्रोजन को हटा दें, ठीक है। तो CH2 वाले हाइड्रोजन को हटा के लास्ट वहां पर ले जाते हैं फर्स्ट एटम कार्बन के पास, तो CH3 और वहां का जो बॉन्ड है उसको हम वो कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, तो वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उसका नहीं बनेगा। सिंपली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, पाई बॉन्ड लॉन पेयर्स, तो इनका मूवमेंट होगा, तभी हम उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जो एटम्स हैं उनका शिफ्टिंग नहीं होती है, उनका मूवमेंट नहीं होता है जब हम बात कर रहे हो रेजोनेंस और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की। सेकेंड पॉइंट, रेजोनेंस इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस जो इन्वॉल्व करता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मान के चलिए कि आपका ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डीलोकलाइजेशन क्या हो रहा है कि ये वाला जो बॉन्ड है या ये वाले जो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ मूव कर रहे हैं और ये यहाँ मूव कर रहे हैं। तो इसको भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है हम उसको किससे डिनोट करते हैं, वो इस वाले एरो से डिनोट करते हैं, और उसके बाद वो बन जा रहा है, ये बन जा रहा है क्या, यहाँ से इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये मूव करके यहाँ जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ एटम नहीं हुआ है, जैसे हम पहले बोल रहे हैं कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ एटम्स नहीं है। तो यहाँ से किसी भी एटम को हमने क्या है, शिफ्ट नहीं किया है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया है, मूवमेंट किया है। जो ये मूवमेंट होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहा है और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, नेगेटिव चार्ज बन गया। इसी को हम ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, इसको ले जाके हम क्या कर लेते हैं, इसको ले जाके हम यहाँ पर अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि अब इसको हम ऐसे करें, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, सपोज कीजिए ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाए तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, या फिर ये वाला यहाँ चला जाए तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ और यहाँ से हाइड्रोजन हमने निकाला तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया। अब बोलने लगो कि मैम ये रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। तो एटम्स का मूवमेंट हमें नहीं कराना है, सिंपल क्या कराना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराना है। तो आपको यहाँ पर ये होगा, ये आपका रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस सिंपल होगा, यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव किया और यहाँ पर ये वाला, और इसके बाद ये कैसे बन गया, ये हो गया आपका ऐसे, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। थर्ड पॉइंट की बात करें, all the resonance structure must have same number of paired and unpaired electrons। तो जितने भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम होना चाहिए, वो पेयर्ड होने या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी है उसमें वो सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो यहाँ पर भी है, देखिए ये जो जा रहा है तो ये 2 ही है, ठीक है, यहाँ पर ये 2 बन रहे, तो यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर भी 4 ही है, ठीक है। अगर हम बात करें फोर्थ की, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आर इंटरकन्वर्टेबल। तो ये क्या होते हैं, इंटरकन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए सेम कीजिए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ आए और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स वापस यहाँ जाए तो ये बन जाएगा, ये वापस आ जाए और ये यहाँ जाए तो ये बन जाएगा। तो ये एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। फिफ्थ की अगर बात करें, रेजोनेंस हाइब्रिड रिप्रेजेंट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है किसका, मॉलिक्यूल्स का, वो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है एंड इज इंटरमीडिएट बिटवीन द वेरियस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जितने भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसका क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। जैसे इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना, तो रेजोनेंस हाइब्रिड इसका कैसे बना सकते हैं हम, सिंपल देखिए, ये हो गया, यहां डबल बॉन्ड था, उसके बाद यहां भी डबल बॉन्ड आ रहा है और यहां भी डबल बॉन्ड था, ठीक है। तो ये क्या है इसका, ये इसका भी क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। तो ये डबल बॉन्ड इतने उसमें डीलोकलाइज क्या हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ गया था, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, इसका हमने बना दिया, ठीक है। यही इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। जब आप बात करते हैं ना बॉन्ड लेंथ की, अभी आएगा इसमें पॉइंट, तो जब रेजोनेंस होता है ना उसमें बॉन्ड लेंथ भी चेंज हो जाती है। अगर हम बात करें कि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड कितनी होती है, जब हम एक्चुअल रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करेंगे तो उसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है, वो भी अभी बात करेंगे, पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड रिप्रेजेंट द एक्चुअल
एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड इज इंटरमीडिएट बिटवीन द वेरियस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो जितने भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा उसका वो क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है और एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम रेजोनेट जो शो करते हैं, रेजोनेंस वाले जो करते हैं, ये क्या होते हैं, इसके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और अगर हम बात करें, इट इज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ इट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इसका हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर होता है वो मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। जितने भी इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें क्या होता है, मोर स्टेबल होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है। अगर हम बात करें 6th पॉइंट की, तो 6th पॉइंट में क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डबल हेडेड एरो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो डबल हेडेड एरो से जो क्या करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करते हैं 7th पॉइंट की, ग्रेटर द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइब्रिड। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है जब उसका जो नंबर होते हैं, कंट्रीब्यूटिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो रेजोनेंस हाइब्रिड का जो स्टेबिलिटी है वो कैसे बढ़ा देते हैं, हम कैसे मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा रेजोनेटिक जो स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है, और जो इसकी स्टेबिलिटी है वो कैसे बढ़ रही है, घट रही है, तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जैसे कंट्रीब्यूटिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी जो है हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स की वो ज्यादा है। वो डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस ऑलवेज इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड लेसर इट्स रिएक्टिविटी। तो रेजोनेंस जहां पर होता है, प्रेजेंट होता है, तो उसमें क्या होता है, उस मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और जब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी, वो अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, जब से कोई चीज रिएक्टिव होती है तो वो स्टेबल नहीं होती है। ठीक है, अगर हम बात करें उसकी रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। स्टेबिलिटी का मतलब वो स्थिर हो जा रहा है। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप देखिए बड़े बूढ़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे घर में हमारे बुजुर्ग होते हैं और उनकी क्या होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी मतलब एक जगह वो टिके रहते हैं, बैठे रहते हैं। लेकिन जो बच्चा होता है छोटा, जितना छोटा बच्चा होगा उसमें एक्टिविटी क्या होगी उतनी ज्यादा होगी, इतना इधर भागेगा उधर भागेगा, उसको पकड़ वहां से लाओ पकड़ के, वहां से लाओ पकड़ के, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या है, कम है रिएक्टिविटी। और जैसे ही उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, तो हमारी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, उसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि रेजोनेंस ऑलवेज इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड लेसर इट्स रिएक्टिविटी। तो जैसे उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, अपने आप डिक्रीज हो जाती है। तो इस और रेजोनेंस कॉज चेंज इन बॉन्ड लेंथ वैल्यू। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसके लिए आपको नहीं क्वेश्चंस दे रही हूं मैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताना है, उसका आंसर क्या है सोचना आपको, उसको मैं कराऊंगी फिर आपको, लेकिन अभी आपको एक बार ट्राई जरूर करना है। देखिए जैसे आपने अभी देखा है रेजोनेंस क्या होता है, तो अभी मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स बना रही हूँ। जैसे आप सभी जानते होंगे ये क्या है, बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन में क्या होता है, ये इसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका रेजोनेंस की स्ट्रक्चर हम बनाए तो वो क्या होता है, देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो डिलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद ये बन जाता है। तो ये और ये। अभी आप बोलेंगे कि इसमें अभी मैं बोलूं कि कौन सा एक्चुअल स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ये वाला या ये वाला, तो आप बोलोगे कि मैम ये तो दोनों सेम ही है, लेकिन सेम का है। अगर इसको हम बोलें, देखिए ऐसे एक बार देखिए, ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अगर बॉन्ड्स देखें तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 4 और 5 नंबर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, 6 और 1 कार्बन नंबर के बीच में डबल बॉन्ड है। इसमें क्या है, 1 और 2 कार्बन नंबर के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 और 4 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और 5 और 6 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। लेकिन बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर तो ये नहीं होता है। बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर या जिसको हम बोले हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। ठीक है, हम इसको कैसे करते हैं, ये। ठीक है, तो अब आप एक बात बताइए कि जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 157 के अराउंड होती है। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसकी 157 के अराउंड होती है। अगर हम बात करें कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, वो 133 के अराउंड होती है। ठीक है,
133 के अराउंड होती है। तो अब ये बताइए कि जब सिंगल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड 4 और 5, तो ये तो सिंगल है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए? फर्स्ट सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये डबल बॉन्ड है तो इसकी कितनी होनी चाहिए? डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड है उसकी ज्यादा होती है, ठीक है, डबल बॉन्ड की कम होती है, तो इसको ऐसा होना चाहिए कि डबल बॉन्ड उसकी कम हो गई, सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होनी चाहिए, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड की कम होनी चाहिए, फिर सिंगल बॉन्ड की फिर ज्यादा होनी चाहिए, फिर डबल बॉन्ड की फिर कम हो जानी चाहिए, और फिर उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड की फिर से ज्यादा होनी चाहिए। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये कैसा होता है? ऐसा होता है, हम ऐसा लिखते हैं, इक्वल्स लिखते हैं। इसका रीजन भी क्या है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस से क्या बॉन्ड लेंथ पे भी फर्क पड़ रहा है ना फिर। तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की तो अलग अलग होती है, लेकिन बेंजीन की कितनी होती है, तो ये आप मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो में, फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आज की वीडियो जो है आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।